जय हिंद। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आने वाले हैं। चलिए लेके आ गए हैं। ये याद रखिएगा, हर एक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये 3 दिन होगा रात 8 बजे। क्लियर है? तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि क्लास 12 का और 11 का भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन अभी क्लास 12 का सीरीज लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। कितना बल है? F। यानी दो आवेशित है, कोई दूरी दो आवेशित कण है, वो किसी दूरी पर रखा और बल कितना लग रहा है उसके बीच F। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर दूरी आधा कर देंगे तो बल कितना होगा। तो आप जानते होंगे बल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर का, दूरी के वर्ग का। अगर इमेजिन करो बल जो है क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इमेजिन करो, यानी सॉरी दूरी जो है आधा कर देंगे। दूरी यानी 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो बोलो F समानुपाती क्या होगा, 1/1/4। यानी अगर इसको ऊपर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सिंपल सा आंसर बल जो है 4 गुना हो जाएगा। तो पहले कितना लग रहा था बाबू, F लग रहा था, तब इसका 4 गुना होगा यानी 4F है आंसर। तो देखिए इसका आंसर जाएगा कितना नंबर, A नंबर। क्लियर है? आंसर क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अगर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता किसको कहते हैं जरा समझिए ध्यान से। याद करो कूलाम का फॉर्मूला पढ़े थे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूला में ये जो ε0 है, इसी ε0 को हम विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। तो इसका मात्रक हमसे पूछ रहा, चलिए निकाल लेते हैं सिंपल सा। बोलिए बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन = 1/4π का मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक चलिए x मान लेते हैं। बोले ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, इसका भी मात्रक कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया। और दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर। तो x = इसको इधर ले जाएं तो x = क्या हो गया, न्यूटन इधर आ जाएगा, तो 1/न्यूटन कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। अगर इसको और अच्छे से तोड़ दिया जाए तो बोले इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर n⁻⁻1 और m⁻⁻2। क्लियर है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमें वैसे इतना तोड़ के दिखाई, इतना तोड़ना कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट आप इसको याद किए होंगे, लेकिन चलिए हम तोड़ के दिखा दिए ताकि समझ में आ जाए कहाँ से आया। क्लियर है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन, तो देखिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसका भी आंसर A नंबर गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। अगर तो बाबू हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। धातु के बने गोले A को धनावेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिमाण का ऋणावेश दिया गया जितना धनावेश गोले A को दिया गया था। तो यानी समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत घुमाया है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो बोल रहा है ध्यान समझिएगा। बोल रहा धातु का बना एक गोला है। क्या बोल रहा है? धातु का बना क्या है बाबू? एक गोला है। इमेजिन करो ये धातु का बना एक गोला है। क्लियर है? इस गोले का नाम जो दिया गया है ये A दिया गया, और एक दूसरा धातु का बना एकदम बिल्कुल उसी द्रव्यमान का एक गोला है, ये है, इसका नाम क्या दे दिया गया? B दे दिया गया। क्लियर है? और क्वेश्चन बोला गया क्या? A को धनावेश दिया गया। A को धनावेश यानी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव इसको दिए ठीक उतना ही नेगेटिव इसको दिए। क्लियर है? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। धातु के बने गोले A को धनावेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले B का उतने ही परिमाण का ऋणावेश दिया गया। यानी जितना परिमाण का इसका धनावेश उतने परिमाण का ऋणावेश। यानी यहाँ अगर +Q है तो यहाँ पर -Q। क्लियर है? तो बोल रहा है गोले A और B का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा। तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, बराबर तो द्रव्यमान रहने वाला नहीं। दूसरा बोल रहा है गोले A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा अगर धनावेश दिया गया तो समझिए जरा सी, इससे इलेक्ट्रॉन इसका मतलब निकाला गया, और इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो A का द्रव्यमान घट गया होगा, और इसको ऋणावेश दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाला गया, और इलेक्ट्रॉन डालने से इसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? याद रखिएगा, धनावेशित करने पर द्रव्यमान घटता है, ऋणावेशित करने पर बढ़ता है। तो B नंबर भी गलत होगा। C नंबर बोल रहा है गोले B का द्रव्यमान घट जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। D नंबर बोल रहा है गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको ऋणावेश दिया गया, इसका मतलब B का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है?
तो देखिए कितना घुमा के बोला, जब कितना नहीं भी बोलता चलता, सिर्फ बोल देता कि गोले बी को ऋण आवेश दिया गया तो बताओ इसका द्रव्यमान क्या होगा, तुरंत हो जाता है। लेकिन घुमा के दिया बस कंफ्यूज करने के लिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन जो है घुमाया गया है झूठ मूठ का कंफ्यूज करने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। बोल रहा है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के लंबवत रखे विद्युत का आघूर्ण पी वेक्टर है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच कोण थीटा की स्थिति पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। याद कीजिए विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। अब सोचिए जरा सा, अगर यहाँ लंबवत रखा गया, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इस स्थिति में क्या रखा है, लंबवत रखा है, ई वेक्टर के लंबवत रखा, जैसे ही थीटा 90 डिग्री करेंगे तो बताओ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 होना ही है। यानी कंफ्यूज कर रहा है, शुरू में बोल रहा है कि भाई लंबवत है तो भाई स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है। तो भाई इसमें बोलने वाले क्या बात है, सिंपल सी ये फॉर्मूला इसमें होता ही है, क्लियर है। अब बोल रहा है जब थीटा कोण पर रखें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये होगा माइनस पी कॉस थीटा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी कॉस थीटा को लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि याद करो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में पी कॉस थीटा लग जाता है, क्लियर है। तो इसका आंसर जाएगा ये नंबर U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है ऑप्शन में, तो ध्यान से देखिए इसका आंसर बी जाएगा। कितना नंबर, बी नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कूलाम बल है, कूलाम बल है। तो सिंपल सा पहला ये केंद्रीय बल है, हाँ जी हाँ ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का पहचान है अगर कोई भी बल रहे, ठीक है, कोई भी फोर्स रहे, अगर नीचे आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर, याद करो कूलाम का फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो अगर आर स्क्वायर है नीचे तो इसका मतलब ये केंद्रीय बल, कौन बल, केंद्रीय बल। दूसरा ये विद्युत बल है, हाँ विद्युत बल है, क्यों, क्योंकि आवेश के बीच लगता है, इसको विद्युत बल भी कहते हैं। तो कूलाम बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ए तथा बी दोनों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, क्लियर है, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर है, x अक्ष की ओर, तो बोल रहा है समविभव होगा, समविभव होगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक सिंपल सा चीज आप लोग कन्फर्म जानते होंगे, ठीक है, आपको हम बताए भी थे। इमेजिन करो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष, क्लियर है, ठीक है। ये बाबू कौन x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, बोला है। विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर बोल रहा है, x अक्ष की ओर, इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है, तो बोल रहा है इसका समविभवीय पृष्ठ कैसे होगा। तो याद रखिएगा समविभवीय पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। बोल अगर ये x है तो इसके लंबवत सतह यही ना होगा जी, ठीक है, यानी ये कौन होगा, y z तल में होगा, किसमें, y में, z में, क्योंकि ऐसे रहेगा तब नहीं ये लंबवत होगा इस तरह अक्ष की ओर। तो इसका आंसर जाएगा y z तल की दिशा में, यानी सी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है, ठीक है, क्वांटक। सबसे पहले समझो ये क्वांटक क्या है। याद रखिएगा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और उसमें सर आपको बताए होंगे या हम मेरे पास पढ़े होंगे तो हम ही बताए होंगे कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, जिसको हम लोग कहते थे मूल आवेश, उसी का पूर्ण गुणज होगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा उस मूल आवेश को हम लोग E से दर्शाते हैं और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो मान है इसी को हम आवेश का क्वांटक मान कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटक मान, क्लियर है। लेकिन बाबू यहाँ क्वांटक मान किस में पूछा है, ESU मात्रक में, और अभी जो ये कूलम है, कूलम ये SI मात्रक है। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं SI मात्रक में इसको ESU में बदलना होगा। तब पढ़े होंगे एक चीज जरूर याद होगा, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU पढ़े होंगे क्या, 1 कूलम इक्वल टू कितना, 3 × 10⁻⁹ ESU। अगर ये पढ़े हैं तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो बोलो 1 कूलम में इतना ESU होती है, इतना कूलम में कितना ESU, इसको गुना कर दो इससे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू क्या, 3 × 10⁹ तो ये बन जाएगा ESU। अगर इसको गुना करें तो कितना आ जाएगा, 4.8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻10 ESU। तो याद रखिएगा आंसर ये होगा 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। देखो है 4.78 × 10⁻⁻10, ये ही चाहेगा, क्यों, क्योंकि 4.78 लगभग 4.8 के बराबर हुआ, क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही है, ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है,
स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र जो होता है ये संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी। तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर। आपको हम पढ़ाए होंगे विद्युत क्षेत्र कैसा है? संरक्षी क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? अचर यानी कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देख के बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो जबकि कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा याद करो। आपको हम पढ़ाए थे संधारित्र में Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी। यहाँ जो C है ये धारिता है, ये कांस्टेंट है, तो बोलो C इक्वल टू कितना होगा? Q बाय V। यानी याद रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट क्या होगा? आवेश बटे क्या? विभवांतर। आवेश बटे विभवांतर। ठीक है, तो बोल रहा है कुल आवेश बाय विभव, दिया गया आवेश बाय विभवांतर, कुल आवेश बाय विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंपल से इसका आंसर जाएगा कुल आवेश बाय विभवांतर। जो भी कुल आवेश संचित होगा बाय विभवांतर जो प्लेट के बीच वो। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा कितना नंबर? सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें तो बोल रहा है एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। ठीक है, अभी हम तुरंत इसके बारे में समझाए थे। याद करो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। क्लियर है? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU है ऑप्शन, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, बोल रहे एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। तो याद करो हम सिखाए थे, मान लो ये कोई भी आकार का एक चालक है और ये आवेशित है। क्या है? आवेशित है, मान लो इस तरह करके। ठीक है, ये इस पर क्या है? चार्ज। क्लियर है? तो इसमें हम बताए थे कि किसी भी स्थान पर चालक का अगर सतह के किसी भी बिंदु पर या किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो याद रखिएगा वो हमेशा सतह के लंबवत होगा। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र देखा जाए वेक्टर तो इसके लंबवत होगा, अगर यहाँ देखेंगे तो इसके लंबवत होगा। क्लियर है? यानी कहीं पर भी देखें तो विद्युत क्षेत्र याद रखिएगा हमेशा आवेशित चालक के सतह के लंबवत होता है। क्लियर है? तो देखो पहला शून्य होता है, ऐसा नहीं है, सतह के लंबवत होता है। हाँ जी हाँ, सतह के लंबवत होता है, बी नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए, क्या किया जाए? धनावेशित, यानी खोखले गोलीय चालक है उसको धनावेशित किया गया है। क्लियर है? तो उसके भीतर का विभव, समझिए ध्यान से क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। आपको बोल रहा है क्या? जैसे मान लीजिए ये खोखले गोलीय चालक है, इमेजिन करो ये जो है खोखला गोलीय चालक है। ठीक है, इसको क्या किया गया? धनावेशित किया गया। धनावेशित यानी इसको धनावेश दिया गया, इस तरह करके इसको चार्ज दे दिया गया, धनावेश। क्लियर है? तो बोल रहा है इसके अंदर का विभव क्या होगा? तो याद करो हम सिखाए थे किसी चालक के सतह पर जब आवेश रहता है तो उसके अंदर अगर विभव बात करें तो विभव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। क्या होता है? नियत। याद रखिए उसके अंदर विभव क्या होता है? नियत होता है। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव होगा, विभव भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो पहला आंसर शून्य होगा, ये तो नहीं बात है, बिल्कुल शून्य होगा ही नहीं। दूसरा धनात्मक और समरूप होगा, तो जी हाँ यही आंसर जाएगा, यानी पॉजिटिव अगर समरूप मतलब एक जैसा यानी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर गया कितना नंबर? बी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किए जाए तो उसके भीतर का विभव। ठीक है, समझिए ध्यान से, एक साबुन का बुलबुला है। ठीक है बाबू, यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा, मान लो जो चालक वाला वही है, एक साबुन का बुलबुला है, इसको क्या किया गया? आवेशित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? आवेशित किया गया, यानी इस तरह करके इसको चार्ज दे दिया गया। क्लियर है? और जब चार्ज दे दिए तो बोल रहे हैं इसके अंदर का जो विभव क्या होगा? सिंपल से इसका भी विभव क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चूंकि आवेश सतह पर है तो अंदर में विभव कितना होगा? 0, यानी कांस्टेंट, यानी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित, यानी कांस्टेंट मतलब जो बदलेगा नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा भीतर का विभव क्या रहेगी? अपरिवर्तित। नेक्स्ट अगर जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। क्लियर है? यानी विद्युत क्षेत्र जिधर है उसके भिन्न मतलब उसके थोड़ा अलग दिशा में। क्लियर है? तो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करें, देखो जरा सा इमेजिन करो, अगर इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है, इधर से इधर विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, समझिए ध्यान से, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ई वेक्टर। ठीक है, और इसमें इमेजिन करो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इधर चलेगा या इधर चलेगा तब तो भाई बल, अगर इधर चलेगा तो बल इस पर इधर लगेगा, अगर इधर चलेगा तो उधर लगेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर भी चले, याद रखिए हमेशा जो है विद्युत क्षेत्र को उल्टा दिशा में बल लगता है। किधर? उल्टा। तो याद रखिएगा अगर मान लो भिन्न है,
मान लो इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो बल तो इस पर इधर लगेगा, और इधर लगेगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा। क्लियर है? तो इसका दिशा जो होगा ऐसे परवलयाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलयाकार। देखो ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, परवलयाकार। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें बाबू, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं। एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले मात्रक जानना होगा, तभी इसका विमा निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है? तो देखो जरा ध्यान से याद करो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये था। तो चलो यहाँ से निकाल लो बाबू। कूलम को हम बोलते हैं क्या, एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। कूलम को एम्पियर सेकेंड, लेकिन कूलम पर पावर 2 है, तो इस पर भी पावर 2 लग जाएगा। न्यूटन को बोलते हैं बाबू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इस पर पावर -1 है, तो -1 लगा दो, इंटू एम पर पावर कितना, -2। तो बोलो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, बोलो केजी पर पावर -1, एम पर पावर -1, एस पर पावर -1, -2 और -1 यानी +2 हो जाएगा, और एम पर पावर कितना, -2। ठीक है? अगर सॉल्व करें, देखो ध्यान से, केजी पर पावर क्या हो गया, -1, मीटर पर पावर -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। क्लियर है? एस पर पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और ए पर पावर क्या है, 2। तो ये हो गया इसका क्या, मात्रक एक्चुअल। तो केजी को हम क्या लिखते हैं बाबू, केजी को लिखते हैं एम, तो एम पर पावर -1, मीटर को लिखते हैं एल पर पावर -3, सेकेंड को लिखते हैं टी पर पावर 4, और एम्पियर को लिखते हैं ए या आई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ए पर पावर 2। यानी एम पर पावर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2 है ऑप्शन में। तो ध्यान से देखिए, इसका नंबर बी नंबर हमारा आंसर मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसको थोड़ा सा इसको बताने में समय लेंगे, थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो बोल रहा है दो सजातीय या बराबर आवेश, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। ठीक है? निकाय संतुलित हो जाता है। तो बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा छपा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सिंपल से क्या बोलना चाह रहा समझो। क्वेश्चन बोल रहा दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो इस Q का मान पूछ रहा है कि भाई Q का मान कितना होगा कि इससे संतुलित हो गया। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले बाबू ध्यान से देखो जरा सा, इमेजिन करो एक आवेश ये है, मान लीजिए Q, और एक आवेश ये है, मान लीजिए Q। क्लियर है? ये दोनों का मान समान है और सजातीय है। सजातीय यानी अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। तो जनरली कुछ नहीं बोल रहा तो प्लस ले लो। क्लियर है? और इस दोनों को जो बीच में है, ठीक बीच में ये आवेश रखा गया Q। क्लियर है? इस दोनों के बीच में ठीक Q। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके बीच टोटल, अगर इसके बीच दूरी अगर हम x मानेंगे, तो इसके बीच का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा x/2। क्लियर है? याद रखिए, अगर इसके बीच दूरी का हम x मानेंगे तो इसका आधा कितना होगा, x/2। और इस स्थिति में बोल रहा है निकाय जो है संतुलित है। क्या है? संतुलित है। और संतुलित कैसे हो सकता है बाबू? संतुलित तब होगा जैसे मान लो इस आवेश पर या इस आवेश पर या इस आवेश पर किसी पर भी देखोगे तो वो बल कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। तो चलो मान लेते हैं इस आवेश पर जो यहाँ पर जो है हम इसको 0 करना चाहते हैं, या किसी पर आपका मानो यहाँ पर कहीं पर भी कर सकते हो। तो चलो हम इसी को लेके चलते हैं। तो बोलो इस पर लगने वाला बल 0, तो देखो इस पर ये भी लगाएगा, दोनों लगाएगा। तो सबसे पहले बताओ, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। धनावेश में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी विकर्षण होगा। और विकर्षण होगा तो ये इस पर जो बल लगाएगा उधर लगाएगा। क्लियर है? यानी इसको इधर धकेलेगा। मान लो बल लग रहा है F1, क्या लग रहा है, F1, और बल सदिश उधर लग रहा है F1, वेक्टर लगा दिए। अब जरा सा समझो, इस पर बल 0 होना चाहिए टोटल, यानी इस पर तो ये जो है इस पर बल उधर लगाया, तो इस आवेश को इस पर जरूर इधर बल लगाना होगा, तभी कैंसिल कर पाएगा। जितना इधर लग रहा उतना ही इधर लगाना होगा, तब कैंसिल होगा, तब संतुलित होगा। तो डेफिनेट है, सबसे पहले एक चीज समझ जाओ, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, तभी क्या करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा इधर अपने और। कितना बल लगेगा, F2। और बोल रहे संतुलित है, और संतुलित तभी होगा जब इधर और इधर दोनों तरफ क्या लगे, बल बराबर लगे। यानी पहला चीज हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव होगा, और दूसरा चीज ये पता चल रहा दोनों का बल का मान बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए ले लेते हैं। यानी हमारा एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर F1 और F2 दोनों वैल्यू क्या लेना होगा, बराबर लेना होगा। F1 जो है किसके किसके बीच बल है, इसके और इसके बीच। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं। बल का फॉर्मूला है K, Q1 के जगह इसको लिए, Q2 की जगह इसको लिए, ठीक है, बाय
आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, तो इसके बीच दूरी कितना मान लिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ये जो अभी बल निकला है ये इसके और इसके बीच निकला है। क्लियर है। अब F2 भी निकालना होगा, F2 इसके और इसके बीच बल है, तो चलो फॉर्मूला रखो के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह इसको ले लेते हैं माइनस Q बाय आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, तो बोले इसके बीच दूरी कितना है x/2, तो लेंगे x/2 का होल स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया। क्लियर है। यहाँ बचा कितना Q/x², और यहाँ पर अगर देखें तो बचा -Q/x²/4। क्लियर है बचा। अब जरा ध्यान से देखो, 4 ऊपर चल जाएगा और x² से x² कट गया, 4 ऊपर चल जाएगा, तो बोलो Q इक्वल टू कितना बचा 4 × -Q। तो बोलो अगर हमको सिर्फ Q निकालना है तो Q इक्वल टू बोलो -4, तो यहाँ भी ले जा सकते हैं, यानी आंसर -Q/4। ठीक है, ऑप्शन है। तो देखिए इसका आंसर गया डी नंबर। क्लियर है, आया समझ में। तो ये था हमारा क्या, ये न्यूमेरिकल टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें 17 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश, स्थिर मतलब रुका हुआ आवेश। और याद रखिएगा कोई भी आवेश अगर रुका हुआ स्थिर अवस्था में तो वो अपने चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र। क्लियर है, तो याद रखिएगा केवल विद्युत क्षेत्र, इसका आंसर चला गया ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो बाबू हम लोग क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी ये जो है ये आपको 4 आवेश का मान दिया, इसमें चारों में से कौन संभव नहीं है। तो याद कीजिए एक सिंपल सा आप पढ़े थे आवेश का क्वांटमीकरण, उसमें बताए थे कि आवेश का सिर्फ वही मान संभव होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का कौन संख्या, पूर्ण संख्या, यानी हमको चेक करना होगा पूर्ण संख्या है या नहीं, यानी फॉर्मूला था n = Q/E। तो बाबू हमको चेक करना होगा, Q दिया गया है, ये सब दिया है, तो Q का मान रखिए और E का वैल्यू रखिए, और देखिए अगर किसी में भिन्न आ जाए, भिन्न मतलब कोई पॉइंट में आ जाए तो सोचो वो सही नहीं है, वो संभव नहीं है। तो देख के ही पता चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का है, यही जो है यही संभव नहीं होगा। क्यों, देख लो जरा सा, इसको अगर चेक करें तो आवेश का मान इतना दिया गया, तो लीजिए Q का वैल्यू 2.4 × 10⁻19 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन का होता है आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर कटाएंगे कूलम से कूलम गया, इससे इससे गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो बोलो 8 से कटा 8 दिए 24 और 8 दूनी 16, यानी 3/2, यानी निकला 1.5। कितना, 1.5। और बताओ किसी भी पदार्थ से 1.5 यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल या डाल नहीं सकते हैं, इसीलिए सिंपल सा ये वाला जो मान है संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या किसमें निकला, और भिन्न में कभी संभव नहीं होता है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, तो बोल रहा है मुक्त आकाश की परावैद्युता ε0 होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता सिंपल सा, ये तो सिंपल सा आप रटने वाला फॉर्मूला क्वेश्चन है। ε0 का वैल्यू हम पढ़ाए थे 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर। क्लियर है। ये देखिए ऑप्शन है कहीं पर, तो देखिए सिंपल सा सी नंबर चल गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या बोल रहा है, यदि 2 आवेशों के बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। क्लियर है। याद करो बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। अगर इमेजिन करो दूरी 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर, यानी सिंपल सा व्युत्क्रमानुपाती 1/4 यानी सिंपल सा 1/4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। यानी इसका आंसर कितना है, सी नंबर। ठीक है, तो देख लिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो 20 क्वेश्चन इस तरह करा दिए। अगला क्लास में फिर 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20-20 करके पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम एक ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। डेफिनेट आप बहुत सारा चीज़ जानते होंगे, ठीक, बहुत का स्किप करना चाहता है तो हो सकता है आपका कुछ कॉन्सेप्ट निकल जाए। तो भाई पूरा देखोगे तो याद रखना रिवीजन हो जाएगा। अगर जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख जाओगे। क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें हम कोई बेगारी क्वेश्चन नहीं लेने वाले, सिर्फ वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप क्लास 12 में हैं और आप चाहते हैं कि बढ़िया आपका नंबर आए तो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स उठाना, और ऑब्जेक्टिव में तभी उठेगा जब पूरा देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे हर दिन जिस दिन ये वीडियो आएगा, याद रखिएगा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात 8 बजे हर दिन आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।